नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक बेहद पॉपुलर गेस्ट हैं। जी हाँ, और इनको मैं गेस्ट नहीं कहूँगा, बिल्कुल एक बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ये हैं संजय झा। कहा जाता है कि जेडीयू में तमाम जो फैसले लिए जाते हैं उसमें इनकी बड़ी भूमिका होती है और रणनीति बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा। आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले TV9 की तरफ से मैं आपको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए हैं, तो आप पे जिम्मेदारी भी बड़ी है। मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आज हमने लोकसभा में देखा कि जिस तरह से बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां आपको इस बात पर घेरने में लगी हुई है कि 65% आरक्षण को 9वीं सूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं। आपकी मदद से केंद्र सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार के मुखिया हैं बिहार में, वो जो चाहेंगे हो सकता है। फिर 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को क्यों नहीं डलवा रहे हैं? और ये कोर्ट में डाल करके और जिस तरीके से इसमें व्यवधान आ रहा है, वो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी बीजेपी के साथ जाते ही आरक्षण विरोध की राजनीति करने लगती है। ऐसा है कि ये जातीय गणना हम लोग करवाए, देश में पहला राज्य था। और ये नीतीश कुमार जी, ये तो पहले सरकार चलाए है ना 15 साल। एक बार आप पूछिएगा उनसे, 15 साल चलाए। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पंचायत में अति पिछड़ों को, दलितों को भी आरक्षण नहीं था। ये क्या बोलेंगे? वो नीतीश कुमार पहली बार 2005 में आकर के दिए हैं, 2006 में। पंचायत में इनको भी आरक्षण नहीं था। और जहाँ तक जातीय गणना की बात है, ये नीतीश कुमार जी का करवाया हुआ, सहयोग सबका था। अगर ई थे तो भाजपा ने भी सहयोग किया था इसमें। कैबिनेट में जातीय गणना हो, ये जिस दिन तय हुआ उस कैबिनेट में भाजपा था सरकार के साथ। तो ये कन्फ्यूजन नहीं फैलाएं। और ये जो रिजर्वेशन वाली बात है, ये भी नीतीश जी कुमार जी करवाया हुआ है। इनके काल का तो इतिहास बता दिए इनका। जब इनका 15 साल का राजपाट था तो पंचायत में भी आरक्षण नहीं था। इसलिए ये कमिटमेंट है नीतीश कुमार जी का, जदयू का, उन्हीं का किया हुआ है। जब किया तो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का जो भी फैसला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हुए हैं। मैटर सब जुडिस है, ज़्यादा इसमें आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन हम लोग का कन्विक्शन है कि जातीय गणना किए, सिर्फ गणना ही नहीं किए, उसमें यह भी आया कि कितने गरीब लोग हैं। 94 लाख के आसपास गरीब लोग हैं, और उनको भी मदद करना है। और उसके बाद सारा क्या उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में करना, सारा नीतीश कुमार जी की है। आगे मैटर सब जुडिस है। ये तो 9th शेड्यूल भी नीतीश कुमार जी बोले, कुछ पता था क्या? क्या पता था? और इसको परस्यू कर रहे हैं हम लोग सरकार में, इसको परस्यू कर रहे हैं। नहीं, वो इस बात को कहते हैं कि 9th शेड्यूल में डलवा दिया जाए तो कोर्ट का झंझट ही नहीं रहेगा, इस तरह की बात ही नहीं रहेगी, जबकि ऐसा है नहीं। पर वो इस बात पे बार बार समझ नहीं है। बता तो रहा हूं, हम तो पहले कह रहे हैं, 15 साल सरकार में थे। एक बार जरूर पूछिए कि आपने पंचायत में अति पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया था? क्यों नीतीश कुमार जी को आकर के देना पड़ा? जब इतने बड़े हिमायती थे तो करते। और ये भी जातीय गणना, आपको पता है, नीतीश कुमार जी इसको लीड करते रहे कि ये होना चाहिए। देश में अकेला राज्य है बिहार, अकेला राज्य है जो बिल्कुल, कर्नाटक तो करा के भी नहीं कर पाया। पार्टनर है कांग्रेस। आज जो राहुल गांधी प्रवचन देते हैं, आज तक कर्नाटक कराने के बाद भी उसको रिलीज नहीं कर पाया। नीतीश कुमार जी कराए, टाइम बाउंड कराए, डेटा पर एक्शन लिए, तभी रिजर्वेशन का जो बढ़ाए या और अन्य बात जो मैं बताया उसके थ्रू जो हुआ, तो वो उनका कन्विक्शन था, उसी पर किए। और उसमें सब इनका भी सहयोग, सब पार्टी का सहयोग लिया, ऑल पार्टी का सहयोग लिया इसमें, और सबके समर्थन से ये हुआ है और लीगली भी किया जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी का, जदयू का कन्विक्शन है, इस पार्टी का किया हुआ है भैया।
यही पार्टी की है ये सारा। नहीं, पर ये बार बार कहते हैं कि 17 महीने हम सरकार में थे, जातीय जनगणना मेरी वजह से हुआ, 5 लाख नौकरी हमने दी, अगर हम और सरकार में रहते तो 10 लाख नौकरी भी दिलाते। 17 महीना और नौकरी, जिस तरीके से आरजेडी ने इसको नैरेटिव बनाया है, और मुझे लगता है बार बार वो इस बात की चर्चा भी करते हैं, आपको लगता है कि इस नैरेटिव को तोड़ना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम 17 महीने में थे इसलिए इतनी नौकरी दे पाए, उससे पहले यही नीतीश कुमार जी कहते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा है क्या, इस तरह की बात वो कहते हैं। ये तेजस्वी यादव सरकार में आए इसलिए नौकरी दिया जा सका। देखिए, एक बार बता देता हूँ, एक होता है कि आप बोलते रहिए कुछ भी, आपको पता है सरकार का मुखिया कौन होता है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर के बिना एक कागज नहीं हिलता। बक स्टॉप ऑन चीफ मिनिस्टर, फाइनल से, वो भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो फॉर दैट मैटर। अगर कोई गलत है तो मुख्यमंत्री के सिर पे, और कोई अच्छा है तो मुख्यमंत्री कराए, तो करा दिए नौकरी। ये सारा प्रोसेस पहले से चल रहा था। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, इनके पास जितना डिपार्टमेंट था उसमें कितना नौकरी दी। जो इनके नेता है, जो उप मुख्यमंत्री थे, कभी पूछे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कितना नौकरी दिए, नगर विकास जो आपके पास विभाग था, शिक्षा में बहाली की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। और जब तय हुआ उस समय तो इनके मंत्री ऑफिस नहीं जा रहे थे। जो शिक्षा मंत्री थे, सबको पता है ये बात, ऑफिस जाना 2 महीना छोड़ दिए, और साइन भी फाइल पर उनका नहीं है, डायरेक्ट सीएम को फाइल मंगवाया गया, जो जिस नौकरी की बात कर रहे हैं बहाली टीचर का जो की है। तो इसलिए इसमें कोई इनके तो ये नौकरी कैसे देते हैं मैं नहीं जानना चाहता हूँ, सबको पता है। अब उनका सुनिए ना भाषण, सुने हैं ना, जब गांधी मैदान में बांटा जा रहा था नौकरी वाला कागज, तो क्या बोल रहे थे कि सब लोग ताली बजाइए, नीतीश कुमार जी की कृपा से हुआ है। बाइट निकालिए ना, देखिए उसमें। इसलिए नैरेटिव बनाना एक चीज़ है, हाँ, फिस्कल मैनेजमेंट 15 साल सरकार चलाए ना, नौकरी क्या सब भाग गया बिहार छोड़ करके, यही गवर्नेंस बिहार को दिए हुए है ना। ये तो सारा बजट भी नहीं था, तनख्वाह नहीं मिलता था, ऐसा सरकार चलाया है ये लोग। तनख्वाह नहीं मिलता था 6-6 महीना, लोगों को सैलरी मिलना शुरू हुआ है सरकार जब आई है। ये इतिहास है इनके पार्टी का। तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करके ये नैरेटिव जो है नौकरी का, और अभी हम लोग दे रहे हैं ना, और ये गांधी मैदान से कमिटमेंट था नीतीश कुमार जी का, जो पुराना उनका स्पीच देख लीजिए। अभी और नौकरी आ रही है, तो अभी सरकार में है वो, अब जो नौकरी आएगी अभी और नौकरी भी आएगी। और जहाँ तक जातीय गणना की बात है, हम तो बताए बीजेपी के साथ जब हम लोग सरकार में थे, मैं 2022 के पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय कैबिनेट से जातीय गणना किया जाए, वो कैबिनेट ने पास करके दिया था, बीजेपी के लोग कैबिनेट में थे। इन दिनों तेजस्वी यादव एक्स पे लगातार आपको अपराध को लेकर के घेर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे राज्य में, लालू प्रसाद जी के राज्य में, प्रति लाख 122 क्राइम था, और अब वो 250 हो गया है बढ़ करके। तो क्या ये यही मंगल राज है? दरअसल जो वो लिखते हैं एक्स पर, उस पे ये दिखाई पड़ता है कि जो ब्रांडिंग नीतीश कुमार जी का है कि क्राइम से हम समझौता नहीं करेंगे, करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे, और जो ये जातीय जनगणना है, रिजर्वेशन हम दिला करके रहेंगे, मतलब कास्ट सेंसस से भी हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 4C पे आपको घेरने के लिए, आपकी पार्टी को घेरने के लिए तेजस्वी यादव एक यात्रा निकालने वाले हैं, जिसकी आपको जानकारी होगी कि इन चारों मुद्दों पर पूरे बिहार में जाकर के वो बताने वाले हैं कि इस राज्य में किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का अपराध है, किस तरीके से आरक्षण छीना जा रहा है, और किस तरीके से कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया, एक बात तो क्लियर कर दिया, जातीय गणना आरक्षण नीतीश कुमार जी का देन है। किसी से पूछिएगा, ये इनका कन्विक्शन और हिम्मत था, इस चीज़ को करा दिए। देश में अकेला मुख्यमंत्री, सिंगल मुख्यमंत्री
हम तो बताए आरक्षण में क्या किए ये लोग। क्यों नहीं पूछते हैं कि जब आपको मौका मिला तो आप क्यों नहीं पंचायत में आरक्षण दिए थे अति पिछड़ा को और दलित को? क्यों उसको वेट करना पड़ा इतना दिन? नीतीश कुमार जी का वेट करना पड़ा, वो आएंगे तब आरक्षण देंगे। सच्चाई है ना, सामने में रिकॉर्ड है। और ये भी जातीय गणना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में करवाया गया, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने करवाया है इस चीज को, और उस समय करवाया जब बीजेपी साथ थी। बिल्कुल। और इस पर जो एक्ट किया है वो सारा फैसला उनका किया हुआ है। आरक्षण कितना बढ़ेगा, गरीब का संख्या में क्या उसको मदद करेंगे, सब उनका डिसीजन है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का डिसीजन है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और जो इसमें हो रहा है उसका रास्ता निकाला जा रहा है। नहीं, अपराध को लेकर के इन दिनों कि आपको अपराध घेरा जा को रहा है। और लेकर एक के बात एक जो चीज बहुत नहीं, चर्चे नहीं, में है सर, जो मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, खास तौर पर इन दिनों कितने सारे पुल गिरे, उसको लेकर के एक अफसर पे ईडी का रेड हुआ। शक्ति यादव खुल करके कहते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी हैं जो सरकार चला रहे हैं। देखिए, मैं सब चीज का जवाब तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां कुछ भी कोई किसी पर बोल सकता है। अब सब पे सफाई देना उचित भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं दो चीज पर आपकी बात कहता हूँ। अपराध की जहां तक बात है, कौन डेटा लेके कौन उनको दे देता है, क्या बोलते हैं, वो तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन 18-19 साल का नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 19 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। साधारण बात नहीं है। एक दिन लगा था नवादा में, टेंशन हुआ था सिर्फ एक दिन के लिए। उसमें भी उन्होंने दूध वगैरह, ब्रेड, दूध सबका इंतजाम करवाया था। मुख्यमंत्री जी ने पर्सनल इन्वॉल्व हुए। जिस राजपाट में, इसी कांग्रेस के राजपाट में भागलपुर राइट हुआ था। जो भागलपुर राइट का जो सबसे बड़ा अपराधी था, उसको महिमा मंडित आरजेडी ने किया था। थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए। कामेश्वर यादव जी। और जब नीतीश कुमार जी का सरकार आया तो उन्होंने कमिटी बना करके पूरा जांच करा के सजा दिलवाई और उनको कॉम्पेंसेशन दिलवाया, जो भागलपुर राइट के विक्टिम थे। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जितने क्रिमिनल थे सबको स्पीडी ट्रायल करा करके, सब कौन थे क्रिमिनल ये लोग? इस सरकार में कोई ये नहीं कह सकता है। अपराध तो न्यूयॉर्क और दिल्ली और चेन्नई में होता है कि कोई पॉलिटिकल बैकिंग किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण कोई इस सरकार में दे सकता है। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का मैसेज लॉर्ड एंड क्लियर है 19 साल से। क्राइम कहीं हुआ है, वो मैक्सिमम क्राइम होता है लैंड से रिलेटेड। आपसी झगड़ा, गौर करके देख लीजिए, परिवार में झगड़ा, भाई भाई में। लेकिन अगर कोई हुआ है क्राइम तो उसका उद्भेदन भी 24 घंटे में हो गया, सजा भी लोगों को हुई। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि कोई पॉलिटिकल बैक, इस टाइप के लोगों को कोई सरकार के तरफ से कभी कोई संरक्षण नहीं दिया। इतना दिन नहीं दिया, तब क्या देंगे? कभी नहीं दिया इन लोगों को संरक्षण। नक्सलिज्म खत्म किया बिहार से। अच्छे बातों को भी याद कीजिए। मैंने कहा इस बिहार में सिर्फ मुसलमानों को डरा करके वोट लिया जाता था, आज भी लेते हैं वोट। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया? सबसे बड़ा डिस्प्यूट का वजह है कब्रिस्तान। कितना घेराबंदी करवाए थे कब्रिस्तान का 15 साल में, वोट तो आज भी ले रहे हैं वो। इसलिए कि झगड़ा कम्युनल टेंशन नहीं हो, अंदर से कन्विक्शन चाहिए। भाषण और इंटरव्यू देना एक चीज है, वो कन्विक्शन था। तो आज 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाए और करवा रहे हैं। ये डिस्प्यूट परमानेंट खत्म हो जाए सरकार के तरफ से। भागलपुर राइट बता दिया आप। नहीं, पर एक बात इसमें बार बार उठती है कि 2010-12 तक नीतीश कुमार जी का जैसा शासन था वो पोस्ट 2012 वैसा रह नहीं पाया। उस तरीके से स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाया, अपराधियों के खिलाफ उस तरह का शिकंजा नहीं कसा गया। इस बात से आप सहमत हैं क्या? क्योंकि ये बात आरसीपी सिंह भी बोलते हैं, ये बात विरोधी भी बोलते हैं। कहा ना कि सब पे टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। ये होता क्या है कि जब आप, नीतीश कुमार जी ने अच्छा किया एक चीज कि लोगों की आकांक्षा यहां तक बढ़ा दी। इट्स गुड इन ए वे, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जब तक आकांक्षा ही नहीं रहा लोगों का, पहले तो कुछ करते नहीं थे,
कुछ करते नहीं थे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। रोड नहीं है तो भाई बन ही नहीं सकता। लालटेन में जीना है तो जी रहा है, 5 बजे घर आ जाना है तो आ रहा है। यही ना था भाई, हम आप सब देखे हैं ना। उन्होंने वो सब कर दिखाया जो बिहार के लोगों ने सोचा नहीं था। तो स्वाभाविक है एक्सपेक्टेशन बढ़ा कि इतना हुआ तो ये भी होना चाहिए। अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। लेकिन इनके शासन में चाहे स्पीडी ट्रायल हो, चाहे एक्शन लेना हो, आप केस वाइज उठाकर देख लीजिए। 10 केस आप सैंपल में ले लीजिए कि कोई घटना हुई है, उस पर क्या एक्शन हुआ, उसका उद्भेदन हुआ कि नहीं हुआ, सजा हुई कि नहीं हुई। स्पेसिफिक कहिएगा तो हम बता सकते हैं। लेकिन क्राइम कोई राम राज आ जाएगा, ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। क्राइम तो बहुत फैक्टर पे काम करता है। मैंने कहा ना कि तो हम अपने एरिया में देखें कि 2 कजन में लड़ाई हो गया, कितना कि 2 धूड़ जमीन के लिए आपस में गोली चला के मार। तो वो हो सकता है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग से क्राइम हो रहा है, इस तरह लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है, कोई बंदूक निकाल के गाड़ी में चल रहा है, यही ना होता था बिहार में। इसी सब चीज, ये चीज तो नहीं हो सकता। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी इन दिनों जन स्वराज पार्टी की चर्चा बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि बड़े पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर जन स्वराज पार्टी का उदय हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि एनडीए के लिए, आपकी पार्टी के लिए जन स्वराज पार्टी बड़ा खतरा है? लोकतंत्र में हर एक को अपना बात रखने का, पार्टी बनाने का, चलाने का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैं एनडीए की बात कर सकता हूँ, एनडीए में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का काम का ट्रैक रिकॉर्ड है 18-19 साल का, और आज केंद्र में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और उसका एक रिफ्लेक्शन, उसका एक चीज़ इस बजट में दिखाई पड़ा। पूरा देश बोल रहा है बिहार को मिल गया, सारे विपक्ष के लोग यहाँ हल्ला कर रहे हैं बिहार का बजट हो गया। इस बार यही ना बोल रहे हैं सब। हाँ, पर आपके राज्य में, हमारे राज्य में, बिहार में विपक्ष कह रहा है कि स्पेशल स्टेटस तो नहीं सोच लीजिए, तो काहे नहीं दिलवाए? 10 साल तो थे। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार चला रहे थे ना, उन्हीं के बदौलत चल रहा था ना सरकार। फर्स्ट टर्म 2004 से 9 खास करके कभी चर्चा भी किए क्या? हम लोगों ने कहा, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने, वो भी ध्यान रखिए, इन्होंने रघुराम राजन कमेटी बनाया 2014 से पहले विशेष राज्य के दर्जा पर, उसी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हो सकता। 14th फाइनेंस कमीशन ने खत्म कर दिया, नहीं हो सकता है। हम लोगों ने दोनों बात रखी कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, वेरी गुड। अब विशेष राज्य का दर्जा है क्या? ये 2 ही चीज उसमें होता है कि जो जाके इन्वेस्ट करेगा उसको टैक्स में छूट मिलेगा सर्टेन पीरियड तक, और दूसरा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60-40 लगता है, 60 सेंटर का 40 स्टेट का, वो 90-10 के रेशियो पे लगेगा। यही मेनली यही 2 चीज़ है उसको लेके। तो हम लोग का उसमें अगर कोई समस्या है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप स्पेशल पैकेज दीजिए। और इस बार सरकार ने करके दिखाया इस चीज को। पहली बार उत्तर बिहार में 13 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार का, 8 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 38 जिला में 28 जिला प्रभावित होता है फ्लड से। आज तक यूनियन बजट में बिहार का फ्लड एड्रेस होगा, आज तक नहीं हुआ। पहली बार देश के बजट में बिहार के बाढ़ को एड्रेस किया गया, उसका रास्ता निकालने के लिए पैसा दिया गया। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो मिला है ये कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है, याद रखिएगा। 11,500 करोड़ मैंने पूरा मैं कह रहा हूँ जो पैकेज मिला है ये शुरुआत है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और परेशान होंगे लोग, क्योंकि बिहार चल चुका है अपने रास्ते। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प तो नीतीश कुमार कर ही दिए, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल जंप है ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले टाइम।
तो आप जन स्वराज पार्टी को बड़ा पॉलिटिकल फोर्स नहीं मानते हैं? आपको नहीं लगता है? मैंने कहा ना, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक लोगों को अपने तरह से लोगों के बीच में जाके बात रखने का अधिकार है। जनता मालिक है, जनता जो तय करेगी। हम लोग अपने काम काज पर, और आज जो एनडीए सरकार दिल्ली में है और बिहार में है, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल बिहार का है। अगला 5 साल बिहार का है। तो एक बात जेडीयू को लेकर के बार बार उठती है कि आप कहते तो हैं मेरा प्री पोल अलायंस है, लेकिन आप बीजेपी के ही साथ बने रहेंगे और अगला 5 साल बिहार का रहेगा। इसमें कोई हम बिल्कुल एक साथ हम लोग हैं। और मैंने हाउस में भी अपने बात में रखा कि हम लोग प्री पोल अलायंस में साथ गए। मैंने आपका स्पीच सुना था। हाँ, प्री पोल अलायंस में हम लोग साथ गए हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल 5 साल सरकार नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए की सरकार चलेगी। और इस 5 साल में मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बिहार ने पिछले 15 साल में एक बड़ा बेस बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, पावर में, लॉ एंड ऑर्डर में। यहाँ से बिहार को ये सब नहीं होता तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? ये सब बेस तैयार हुआ है। कृपा करके ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग बेस लाइन भूल जाता है कि हम लोगों को क्या मिला था। जो लोग यात्रा करने वाले हैं या 4C 5C चला रहे हैं, अभी तो चुनाव लड़के आए हैं ना, अभी तो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ ही है ना, तो जनता ने तो एक मैंडेट दिया है ना, अभी तो सामने में है ना। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, नीतीश कुमार जी को कैसा राजपाट मिला था, उनके खजाने में कितना पैसा था, कितना रोड था बिहार में, क्या स्थिति थी, और कहां से कहां हम लोग पहुंचे, ये भी थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि सीमांचल में बाईपोल भी हुआ और लोकसभा का चुनाव भी हुआ, जो आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उससे आप चिंतित हैं क्या? क्योंकि लोग उधर निर्दलीय को चुन रहे हैं। आपको लग रहा है कि पार्टी, वहाँ के लोग सीमांचल में खास तौर पर कहीं ना कहीं लोग विकल्प की तलाश में हैं, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जन स्वराज पार्टी का कोई स्कोप आप देखते हैं कि आप लोग को खतरा महसूस होता है क्या? मैंने कहा ना आपको एक बार, भाई उसी सीमांचल से आगे जब कोसी में आप आते हैं, एक ही है एरिया ना, पूरा कोसी हम लोग स्वीप कर रहे हैं। उसी कोसी से आप मिथिला में आते हैं तो हम लोग स्वीप कर रहे हैं। इंडिविजुअल कोई केस एक दो इधर उधर हुआ होगा, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं ना। किशनगंज डिफिकल्ट सीट था, ये सच है। इस माहौल में इस सारे काम के बावजूद पता नहीं, मैंने जब वोट का समय आता है तो उस तरह से लोग नहीं मदद करते हैं। और पूर्णिया हम लोग के लिए सरप्राइज जरूर था, पूर्णिया हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कटिहार हम लोग के लिए सरप्राइज था। ये 2 सीट मेनली हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के उसमें किशनगंज को हम लोग टफ मानते थे कि टफ सीट है, टच एंड गो है, हो सकता है जीते, लेकिन ये 2 सीट जरूर सरप्राइज था। और बाय इलेक्शन को तो आप मुझे मत कीजिए, हम लोग 2010 में जीते कितना 200 से ऊपर सीट, और 2009 के बाद बाय इलेक्शन हुआ, सब सीट हार गए थे। तो बाय इलेक्शन तो बहुत फैक्टर पे वो हो जाता है, वो कोई इशू नहीं। लेकिन इन जनरल बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में ये क्रॉस दिखाई पड़ रहा है। अभी संसद में राहुल गांधी ने जो जाति को लेकर के जो इशू हुआ है, अनुराग ठाकुर का भाषण था और इस पे बहुत तरह की बातें दोनों दल के तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव उठे, उन्होंने कह दिया कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात लगातार कहते हैं, वो कहते हैं सेक्रेटरी कितना ओबीसी है, जजेस जुडिशरी में कितने ओबीसी ईबीसी हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी जाति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित दिखे और उनको लगा कि उनका इंसल्ट किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जातीय जनगणना के मुद्दा पर जब इंडिया गठबंधन का हम लोगों का चल रहा था, मुझे लगता है कि बेंगलोर या मुंबई के मीटिंग में
मुंबई में नीतीश कुमार जी ने, उनके साथ हम लोगों ने बड़ा स्ट्रांगली ये पिच किया कि आप जातीय गणना को, जनगणना को जो बना रहे हैं उसमें रखिए कि हम लोग की सरकार आएगी तो कराएगी। कुछ लोग विरोध किए, कांग्रेस भी बैकआउट करके निकल गई। तो इनका कितना कमिटमेंट है तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं। वहाँ भी उन्हीं की सरकार न कर्नाटक में है, तो क्यों नहीं इसको रिलीज करते हैं? नीतीश को कभी नहीं बोलते हैं। देखिएगा, अकेला स्टेट है जो जातीय गणना किया है, बिहार। उस समय भी नहीं बोलते थे जब हम लोग साथ थे कि नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाया है। उनको आइडिया नहीं ना है। नहीं, पर एक बात उठती है कि ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन भी आप ही लोग बनाए थे, मतलब सबको एक साथ बिहार में लाए और फिर आप सबसे पहले निकल गए। ऐसा हुआ क्या? क्या जातीय जनगणना पे बात नहीं बनी या और कुछ क्या हुआ? तो बात नहीं बनी। तो बोल रहे हैं आपको ऑन रिकॉर्ड कि मुंबई के मीटिंग में स्ट्रांगली नीतीश कुमार जी ने रखा और हम सब ने, हमारी पार्टी ने रखा। अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया उसका। उस विरोध के वजह से वो नहीं आया एजेंडा में, और कांग्रेस भी बैकआउट कर गई इस बात से उस दिन। बात समझ रहे हैं आप? पुरानी बात नहीं है। तो कुछ लोगों का अगर नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, पर कांग्रेस भी बैकआउट कर गई। ऑब्वियसली नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि एजेंडा में डालिए। हम लोग कह रहे थे एजेंडा में डालिए इसको कि हम लोग की सरकार आएगी तो जातीय गणना करेंगे, लेकिन बैकआउट कर गए। पर अभी तो राहुल गांधी बार बार खड़े होकर कहते हैं कि जातीय जनगणना के नाम पे हम कुछ भी सहने को तैयार हैं। आप इंसल्ट करिए, आप सॉरी मत बोलिए, सब हमको बर्दाश्त है, लेकिन हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे। गिमिक एक चीज है, इतिहास है ना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का गूगल करके स्पीच निकाल लीजिए। नेहरू जी की चिट्ठी भी, नेहरू जी की चिट्ठी है। राजीव गांधी जी का स्पीच निकालिए। मंडल कमीशन लगने के बाद उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष थे ना। एज ए LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका क्या भाषण, उन्होंने ही कहा था ना आरक्षण देंगे तो बुद्धू लोग आएगा। उनका इंटरव्यू है, लंबा स्पीच है। इतने दिन सरकार में है तो कितने लोगों को बैठा करके कहाँ रखे हुए थे। अरे ऐसे ही इतना कुछ बोलते रहता है। मैंने कहा ना, एक स्टेट किया है। जिस जातीय गणना की बात कर रहे हैं, एक स्टेट और एक नेता, वो बिल्कुल, इसमें कोई नीतीश कुमार जी ने किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि जातीय जनगणना इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए आपने महागठबंधन छोड़ दिया? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो था, लेकिन इन लोगों का बिहेवियर, अभी फिर अलग आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा पूरा कहानी के लिए। इन लोगों का बिहेवियर, कंडक्ट, एक्टिविटी, कहीं से कोई सीरियस एफर्ट था ही नहीं कांग्रेस पार्टी की। हम तो जाते थे मीटिंग में। नहीं, वो तो हमने देखा था, बेंगलोर में नीतीश जी के विरोध में ही पोस्टर लगाए गए थे जो, और सड़कों पर। फिर मुंबई में कहानी कुछ और हो गई थी, और बार बार ये खबरें बाहर की जाती थी कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा, इसलिए वो नाराज हैं। संयोजक नहीं बनाया जा रहा, इसलिए आप लोग नाराज हैं। हकीकत क्या है? बिल्कुल गलत है। नीतीश जी ऑन रिकॉर्ड एक नहीं 10 बार पब्लिकली भी बोल चुके थे। जाते वही रहे थे देश भर में। कांग्रेस जा रही थी क्या? हम लोग तो अपना पार्टी से पैसा देके प्लेन लेके नीतीश कुमार जी जा रहे थे। वो तो जाते नहीं है सरकारी, तब पार्टी के काम से जाते हैं। सब जगह जा रहे थे सबको इकट्ठा करने के लिए, तो उनका एफर्ट था ना सब जगह जाके लोग बात कर। लेकिन इन लोगों में, कांग्रेस पार्टी में कोई कुछ है ही नहीं। इस पार्टी में कोई सीरियस कोई न एफर्ट था ना। 3 स्टेट का इलेक्शन, कोई बातचीत भी नहीं करता था। तो वो पार्टी तो ऐसे ही अपना, वो कोई नाम दे दिया इंडिया, कुछ भी। तो इसीलिए इंडिया के सूत्रधार ही बाहर हो गए। वो इंडिया के सूत्रधार बाहर नहीं, जब देखा उन्होंने कि भाई इन लोगों में, तो मैंने कहा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जातीय जनगणना था बॉम्बे के मीटिंग में।
मैं तो कह रहा लालू हूं, प्रसाद साथ नहीं आए आपके? कोई नहीं आए उस दिन। लालू प्रसाद भी साथ कोई नहीं साथ आए, जो नहीं लालू थे उस दिन। तेजस्वी बार कोई- बार बोल रहे हैं, मीसा उस दिन- सदन में बोल रही उस हैं, दिन- यात्रा निकालने उस दिन वाले हैं। जो हम लोग रखे और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि इसको एजेंडा में डालिए, उस दिन कोई साथ नहीं आए, बोले नहीं कुछ लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस भी चुपचाप छोड़ दी। लेकिन ओवरऑल जो कांग्रेस का पूरे अलायंस के उसमें बिहेवियर रहा, वो कहीं से भी रिस्पेक्टफुल नहीं था, न नीतीश कुमार जी के प्रति, अब आप पूछ ही रहे थे, और न ही अलायंस के प्रति कभी रहा। तो हम लोग को लग गया कि इनको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, ये लोग तो बाय डिफॉल्ट कुछ मिल जाए उस वाला मोड क्या पॉलिटिक्स करता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि एनडीए से राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं। एक तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम डिक्लेयर हो गया है, दूसरे उम्मीदवार किससे होंगे? जेडीयू से होंगे या बीजेपी से? आएगा ही उस समय तय होगा। ये तो जब वैकेंसी आता है उसी समय आपस में बात करके हम लोग तय करते हैं, जब आएगा उस समय तय। तो ये तो बता दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा किसके उम्मीदवार है, जेडीयू के हैं कि बीजेपी के? जब वैकेंसी आएगा तो फॉर्मल आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब वैकेंसी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको उसका फॉर्मल जवाब मिल जाएगा। और मेरा अंतिम सवाल है कि क्या बिहार में 2 डिप्टी सीएम रहेंगे या ऐसी भी संभावना है कि डिप्टी सीएम एक ही हो सकते हैं? कब? 25 के बाद? नहीं 25 से पहले की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी जो है यही सिस्टम चलेगा। क्योंकि ये बार बार खबरें आती है कि 1 डिप्टी सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, इस तरह की बात अभी हम खबरें लोग के नॉलेज में ये सब बात नहीं है। हाँ, वो तो बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम है, और वहाँ पर कोई बात है तो हम लोग के नॉलेज में ये बात नहीं है, और वहाँ पे सरकार बहुत स्मूथली चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या बराबर होगा जैसे पहले रहा था, या उसमें समय हम लोग कोई, अब कैसे लोगों को लगता था कि कैसे सीट शेयरिंग होगा पार्लियामेंट में, कितना होगा, हो गया स्मूथली। उस समय जब आएगा टाइम तो हम लोगों, क्योंकि लंबा एसोसिएशन रहा है ना, लंबे समय से हम लोग एक साथ रहे, इसलिए कोई न सीट में दिक्कत होगा न चुनाव में दिक्कत होगा। और 2025 में बड़े मैंडेट से, आज मैं कह रहा हूं आपके कैमरा पर कि 2010 से भी बेहतर मैंडेट से हम लोग सरकार बनाएंगे। तो आप स्पेशल स्टेटस, जातीय सर्वे, ये तमाम चीज जो विपक्ष फैला रहा है उसको हवा में उड़ा देंगे, मतलब जनता के बीच में बताएंगे कि ये कितने झूठे हैं। क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही, मुंबई अधिवेशन में लालू प्रसाद तक का साथ नहीं मिला, तो बताएं आप, और एजेंडा में नहीं रखा गया ना। हम लोग, हमारी पार्टी तो इंसिस्ट कर रही थी इसको एजेंडा में डालिए, और ये बड़ी वजह है जिस वजह से आप इम्पोर्टेंट वजह है ये कि भाई जब इन लोगों को सीरियसनेस नहीं है तो क्यों रहना। और कांग्रेस भी विड्रॉ कर गई। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको, ये तो था उस दिन कि हम ही लोग बोल रहे थे इसको एजेंडा में डालिए। तब तो आप हैरान होते होंगे जब राहुल गांधी इस तरह का एक्शन में दिखते हैं और कहते हैं मैं गाली खा लूंगा, जो पूरा कुछ भी करूंगा। पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक मुख्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री जातीय गणना कराता, चर्चा नहीं करते हैं कभी, कहीं चर्चा सुने करते हुए आज तक? ये है फीलिंग, ये है ट्रुथ। कभी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए, बिहार में जातीय गणना करवाए? अकेला एक आदमी था जो करवाए, कभी सुने उनके मुंह से आप? ये सब भाषण देने वाला, अपना कोई भाषण देना, उसमें क्या करना। सर, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।